तो आई होप सो कि आपको वॉइस आने लगी होगी प्रॉपर तरीके से। चलेंगे आई थिंक मेरे हिसाब से। ओके, लेट्स गो स्टार्ट। ठीक, देखो, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैंने आपको इसके बारे में बताया, अभी जस्ट ही बताया आपको। क्या बताया मैं आपको? जस्ट ही अभी आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, कि पढ़ के भी मैंने आपको सुनाया। ठीक है, और अर्चना आप वॉइस आ रही ना प्रॉपर? अभी शायद वॉइस नहीं आ रही थी। ओके, चले अब आ गई वॉइस। हाँ, तो मैं कहाँ से क्या समझा रहा था आपको यार? तो मैं शायद सेक्शन 72 समझा रहा था ना। सेक्शन 72 क्या है? ठीक है, तो मैं आपको यही बताया था। क्या बताया था कि मान लो जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश देती है, जब भी कोई अदालत या कोर्ट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश देती है, तो याद रखिए कभी वो मौखिक रूप से नहीं, याद रखिए, बल्कि कैसे रिटर्न, मतलब रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, और उसमें जो जो आदेश है उसमें तीन चीजें बहुत अहम है। तो तीन चीजें कौन सी अहम है? तो पहले जज के हस्ताक्षर होने चाहिए, कोर्ट की मुहर लगी होनी चाहिए, और लिखित आदेश होना, तभी वो आपका आदेश क्या होगा, वैलिड माना जाएगा। ठीक है, सब सेक्शन 1 कह रहा सब सेक्शन 2 कह रहा है आपका कि वारंट कितने समय तक क्या वैलिड रहेगा, कब तक चलता रहेगा। तो गिरफ्तारी वारंट की कोई तय सीमा नहीं होती। वह दो ही स्थितियों में क्या आपका कैंसिल हो सकता है। एक तो मतलब अपने आप खत्म हो जाए, कब? जब स्वयं कोर्ट ये रद्द कर दे, या कि जब पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले, तब तक आपको वो रहेगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको अभी समझाई है। ठीक है, चलो आगे आएंगे। 73 देखिए, सेक्शन 73, तो सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश देने का अधिकार, तो सब सेक्शन 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो वन, किसी भी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने पर वह अपने विवेक से वारंट पर निर्देश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति किसी निर्दिष्ट समय पर और उसके बाद न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश किए जाने तक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए पर्याप्त जमानतदारों के साथ जमानत बांड निष्पादित करता है, तो जिस आधिकारिक वारंट निर्देशित किया गया है वह ऐसी जमानत लेगा और उस व्यक्ति को हिरासत से रिहा कर देगा। ये सब सेक्शन 1 क्या रह रहा है। सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? तो अनुमोदन से निम्नलिखित बातें बताई जानी चाहिए। पहला, जमानतदारों की संख्या, वह राशि जिसके लिए वे जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है क्रमशः बाध्य होंगे, वह समय जिस पर उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है। ठीक है, थर्ड क्या कर आपका, जब भी इस धारा के तहत जमानत ली जाती है तो जिस अधिकारी को वारंट जारी किया गया हुआ है जमानत राशि न्यायालय को भेजेगा। इसे भेजेगा तो न्यायालय को भेजेगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, देखो अब यहां 73 क्या कह रहा है। ठीक, तो बहुत अच्छे से पहले आपको मैं बहुत सिंपल समझा देता हूं। मान लीजिए कोर्ट ने किसी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ठीक है, क्या किया? गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। लेकिन कोर्ट यह भी लिख सकता है कि अगर आरोपी जमानत बॉन्ड या कि जमानतदार दे देता है, और कोर्ट तय समय आने का मतलब वो कहता है कि अगर तुम इस समय इस वक्त उपलब्ध हो जाओगे, कोर्ट आ जाओगे, आने का वादा करता है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल में रखने के बजाय उसे वहीं जमानत पर छोड़ सकती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर समझिए, मान लो कोर्ट ने ए के खिलाफ क्या वारंट जारी किया है। वारंट में लिखा है कि दो जमानतदार, अब 20,000 का बांड, और 10 जुलाई को कहा कोर्ट में पेश होना है। अगर ए पुलिस को दो जमानतदार देता है और बांड देता है, तो पुलिस उसे तुरंत क्या कर देती है? छोड़ देती है। क्या करती है? तुरंत छोड़ देती है। ठीक है, बात समझ में आई? आ गई? ठीक है, तो याद रखिएगा, आमतौर पर वारंट का मतलब होता है पकड़ो और जेल या कोर्ट में ले जाओ। आपको पता होगा। ठीक है, आमतौर पर वारंट का मतलब होता ही क्या है? पकड़ो और जेल में डालो या कोर्ट ले जाओ। लेकिन धारा 73 कोर्ट को एक नरम रास्ता अपनाने की शक्ति देती है। ठीक है, कोर्ट वारंट के पीछे एक नोट, क्या? एक नोट मतलब एक नोट लिख देता है। क्या नोट लिख देता है? इसमें लिखा होता है कि अगर व्यक्ति
20,000 रुपए उधार के लिए एक बॉन्ड भरती है और साथ ही साथ दो गवाह जो गारंटर होते हैं उनके गवाह दे दे, तो उससे गिरफ्तार करके जेल मत लाना। क्या करना? गिरफ्तार करके जेल मत लाना, बल्कि वहीं से छोड़ देना उसे। क्या करना? वहीं से छोड़ देना। ठीक है। अब वहां पर कंडीशन लिखी रहती हैं। क्या कंडीशन लिखी रहती हैं? तो कोर्ट वारंट पर साफ साफ लिखना होगा कितने गवाह चाहिए, कितने रुपए का बॉन्ड होगा, उसे किस तारीख और किस समय पर कोर्ट में पेश होना होगा। ठीक है। तो अगर व्यक्ति बॉन्ड भर देता है तो पुलिस अधिकारी उसे छोड़ देगा और वह कागजात जो भी बॉन्ड है वापस कोर्ट में जमा कर देगा। ठीक है। चलो 74 देखिए, वारंट किसे निर्देशित किए गए हैं? तो सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है? तो गिरफ्तारी वारंट समानता एक या अधिक पुलिस अधिकारी को संबोधित किया जाएगा, लेकिन यदि वारंट का तत्काल निष्पादन आवश्यक हो और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत उपलब्ध ना हो तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय इसे किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्देशित कर सकता हो और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा इसका निष्पादन किया जाएगा। सब सेक्शन 2, जब कोई वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को संबोधित होता है तो उसे उन सभी द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। ठीक है। चलिए समझिए, इसे समझिएगा। देखो पहले मैं आसान भाषा में समझा दूं, पहले एक शॉर्ट में समझा दूं क्या? समझिए पहले। देखो बहुत अच्छे से, नॉर्मल सिचुएशन में गिरफ्तारी वारंट पुलिस अधिकारी को दिया जाता है। ये कौन सी? रेगुलर है आपका। ठीक है। ये क्या रेगुलर बेस पर है, मतलब नॉर्मल सिचुएशन है। तो गिरफ्तारी जो वारंट होता है किसे दिया जाता है? पुलिस अधिकारी को दिया जाता है ताकि वह आरोपी को क्या कर सके? गिरफ्तार करे। अब स्पेशल सिचुएशन कब आती है? अगर गिरफ्तारी तुरंत करनी हो, मतलब अगर तुरंत गिरफ्तारी जरूरी है और उस समय पुलिस उपलब्ध ना हो तो कोर्ट यह वारंट किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकती है। क्या कर सकती है? किसी अन्य व्यक्ति को भी क्या दे सकती है? आपका तो वारंट दे सकती है। और एक से ज्यादा अधिकारी हो तब, अगर वारंट 3 पुलिस अधिकारियों को दिया गया हो तो तीनों मिलाकर भी गिरफ्तारी कर सकते हैं, उनमें से कोई भी एक अधिकारी भी कर सकता है। नहीं है समझ में? देखो तो याद रखिएगा, जो प्योरिटी होती है वारंट देने की, वो किसे देने की होती है? पुलिस अधिकारी को। आपको पता है। तो नियम के अनुसार कोर्ट हमेशा पुलिस को वारंट देता है ताकि वे अपराधी को पकड़ सके। यह एक से अधिक पुलिस वाले के नाम पर भी हो सकता है, मतलब एक पुलिस वाले के नाम से दूसरे पुलिस वाले नाम भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन जब विशेष परिस्थिति कब बनती है? अगर मामला बहुत गंभीर है और अपराधी के भागने का डर है, उस समय कोई पुलिस वाला उपलब्ध नहीं है, तो कोर्ट किसी भी आम पब्लिक, मतलब प्राइवेट पर्सन को भी वारंट दे सकता है और उस आम नागरिक के पास तब तक वही शक्ति होगी जैसे एक पुलिस वाले के पास अपराधी को पकड़ने के लिए होती है। ठीक है। अंशिका, अंशिका, एक गिलास पानी लाना। हम्म। थोड़ा सा खांसी से आ रही। देखिए, ठीक है चाहिए। हम्म। ठीक है। तो किसी
किसी प्राइवेट पर्सन को भी दिया जा सकता है। कब? स्पेशल परिस्थिति में। ठीक है। अब अगर वारंट में 5 पुलिस वालों या व्यक्तियों के नाम लिखे हैं तो जरूरी नहीं कि पांचों मिलकर पकड़ें। उन पांचों में से मतलब अगर उनमें से एक भी जाकर उस व्यक्ति को कानूनी रूप से गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है। चलो 75 में आइए। वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित किया जा सकता है। तो पहले सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र में किसी व्यक्ति को किसी भगोड़े दोषी घोषित अपराधी या किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने का निर्देश दे सकता है जिस पर गैर जमानती अपराध का आरोप है और वह गिरफ्तारी से बच रहा है। सबसेक्शन 2, ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति की लिखित रूप से पुष्टि करेगा और यदि वह व्यक्ति जिसके लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था उसके प्रभार के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में प्रवेश करता है तो उसे निष्पादित किया जाता है करेगा। सबसेक्शन 3, तो जब जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसे वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी को सौंप दिया जाएगा जो उस मामले अधिकार क्षेत्र रखने वाले मजिस्ट्रेट की समझ पेश करवाएगा जब तक कि धारा 73 के तहत जमानत ना ली जाए। ठीक है। देखो 75 समझिएगा अच्छे, पहले समझिए अच्छे आराम से। सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? तो हमेशा मैंने आपको पहले ही बताया कि वारंट किसे दिया जाता है? वारंट दिया जाता है किसे? पुलिस वालों को। लेकिन इस धारा के अनुसार कोर्ट किसी व्यक्ति को वारंट दे सकता है। ठीक है। खासकर किन मामलों में? तो फरार अपराधी। कौन? फरार अपराधी। ठीक है। और जिन्हें घोषित किया गया अपराधी है। ठीक। या कि गैर जमानती अपराध का आरोपी जो छिप रहा है। ठीक है। सबसेक्शन 1 ये कह रहा है। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है आपका? तो जिस व्यक्ति को वारंट दिया गया है उसकी जिम्मेदारी क्या है? तो उसे वारंट मिलने की लिखित रसीद देनी होगी। ठीक है। अगर आरोपी उसकी जमीन या संपत्ति पर आता है तो उसे गिरफ्तार करना होगा। ठीक। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? गिरफ्तारी के बाद क्या होगा? आरोपी को निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले करना होगा। ये किया जाएगा और पुलिस उसे क्या करेगी? फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। ये प्रोसीजर है ना। ठीक है। समझ में आई बात? अगली बात समझे? ठीक है। तो यहां पर क्या करा फिर समझिएगा। तो कभी कभी अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस के अलावा किसी और की मदद की जरूरत पड़ सकती है। तो यह धारा उसके लिए है कि उसी के लिए है। किन लोगों के लिए? यह आदेश केवल गंभीर अपराधियों, जैसे गंभीर अपराधी कौन? जैसे जो जेल से भागे हुए या जिन्हें अपराधी घोषित किया गया है या कि जो छिप रहा है उनके लिए। और किसे दिया जा सकता है? तो मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को वारंट दे सकता है, जैसा कि किसी कंपनी को, किसी फार्म को, किसी मैनेजर को, किसी संपत्ति के मालिक को। ठीक है। अब जिसे वारंट मिला है उसे लिखकर देना होगा कि मुझे वारंट मिल गया। अगर अपराधी उसकी प्रॉपर्टी में घुसता है तो उसे पकड़ने का अधिकार है और कर्तव्य भी है। तब राइट्स भी है और उसकी ड्यूटी भी है, दोनों है। और जब गिरफ्तार कर ले उसके बाद अब उसका काम पूछताछ का नहीं है। सिर्फ बता कैसे तूने क्यों ऐसा किया, पूछताछ उसका अधिकार नहीं है, याद रखना। उसे तुरंत अपने जो भी निकटतम या कि पास के जो भी पुलिस स्टेशन है में ले जाना होगा और उसे पुलिस को सौंप देना पड़ेगा।
अब पुलिस क्या करेगी, उसे कोर्ट में पेश करेगी। ठीक है, आई बात समझे? सेवेंटी सिक्स समझे भैया? वारंट पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया गया। तो किसी पुलिस अधिकारी को संबोधित वारंट को किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा अंकित किया गया और जिसे यह संबोधित या अंकित किया गया है। ठीक है, तो यहां पास 76 क्या बोल रहा है? तो देखो, जब मान लो अगर अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट किसी ऐसे बोलो, अगर अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट किसी एक पुलिस अधिकारी को दिया है तो वह अधिकारी उस वारंट पर दूसरे पुलिस अधिकारी का नाम लिखकर उसे गिरफ्तार करने का अधिकार दे सकता है। मान लो मैं मजिस्ट्रेट हूं, ठीक है, और अर्चना आप क्या है, एक पुलिस अधिकारी हैं। मैंने आपका नाम लिख के क्या किया, लिख के दिया कि आपको इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। ठीक है, मैंने आपके नाम पर क्या किया, वो क्या आपको क्या लिखा कि आप जाकर गिरफ्तार करेंगे। ठीक, लेकिन आपके पास भी राइट्स है कि आप मैंने जो आपको आदेश दिया था, आप उस आदेश में उस व्यक्ति को, अपने जूनियर को या किसी से आपके जो भी है आपके कलीग हैं, उसका नाम लिखकर गिरफ्तारी करवा सकते हैं। यानी वही वारंट है, लेकिन दूसरा पुलिस अधिकारी भी उसे क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट या कि लागू कर सकता है। ठीक है, चलिए मैं अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कोर्ट ने वारंट एसआई अर्चना को क्या किया है, दिया है, लेकिन एसआई अर्चना ने बताया कि मैं बेस्ट हूं, क्या हूं, मैं बेस्ट हूं। तो वह वारंट पर लिख देता है कि अब इस एग्जीक्यूट को कौन करेंगे, कौन करेंगे, तो जो भी एएसआई हैं आपके, कौन, ज्योति। ठीक है, उसका नाम लिख देंगे। अब ज्योति भी उसी वारंट के आधार पर गिरफ्तारी कर सकती है। बस इतना समझना बहुत जरूरी है आपको, ये समझ में आ गया? ठीक, चलो आगे आए 77 में आए, वारंट के सार की अधिसूचना। तो गिरफ्तारी के वारंट को निष्पादित करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को वारंट सार बताएगा। यदि आवश्यक हो तो उसे वारंट दिखाएगा भी। क्या करेगा, वारंट दिखाएगा भी। उसका राइट से देखने का भी ऐसी बात नहीं है, वारंट दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझा देता हूं। जब पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के आधार पर गिरफ्तार करती है तो उसे दो चीजें करनी बहुत जरूरी होती है। कौन सी, गिरफ्तारी का कारण बताना होता है और जो वारंट है, मतलब जो भी आदेश है, उसे दिखाना होता है। तो गिरफ्तारी कारण मतलब पुलिस को बताना होगा कि उसे किस वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। और अगर आरोपी कहे कि मुझे वारंट दिखाओ, तो पुलिस को उसे वारंट दिखाना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल, उदाहरण, पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाती है। पुलिस कहेगी कि आपको कोर्ट के लिए गिरफ्तारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर व्यक्ति कहे कि मुझे वारंट दिखाइए, तो पुलिस को वारंट दिखाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ठीक है, बात समझ आ गई? क्यों है यह प्रावधान? इसलिए है ताकि कोई व्यक्ति यह जान सके कि उसे पुलिस क्यों ले जा रही है और उसके पास अपनी सफाई देने या वकील से बात करने का अधिकार मिल सके। ये कारण है आपका, आपका ये कारण है। इस चीज की अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे 78 देखिए।
गिरफ्तार व्यक्ति को बिना विलंब किए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो गिरफ्तार वारंट को निष्पादित करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति सुरक्षा संबंधी धारा 73 के प्रावधान के अधीन है, तो बिना किसी अनावश्यक देरी गिरफ्तार व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष पेश करेगा जिसके समक्ष कानून द्वारा उसे ऐसे व्यक्ति पेश करने का आदेश दिया गया है, बशर्ते कि ऐसा देरी किसी भी स्थिति में 24 घंटे से अधिक नहीं होगी जिसमें गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट अदालत की यात्रा के लिए आवश्यक समय शामिल नहीं होगा। ठीक है, चलो बहुत प्यार से समझाता हूं, उसे भी समझिएगा। देखो, पहले सिंपल समझा देता हूं, फिर अगर चाहे तो मैं और अच्छे समझा लूंगा और आप लोग कमेंट करेंगे तो। देखो, जब किसी व्यक्ति को कहां से आगे कीड़े, अब चलो, हाँ मैं कहा, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस उसे ज्यादा देर तक जेल में या कि हिरासत में नहीं रख सकती है, उसे जल्द से जल्द कोर्ट के सामने पेश करना होगा। ठीक है, उसमें समय सीमा बहुत निर्धारित होती है। ठीक है, याद रखिएगा, अधिकतम 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना जरूरी है, लेकिन इसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता। मान लो आपका यहां से और पुलिस स्टेशन से कोर्ट की दूरी का समय 2 घंटा है, तो पुलिस के पास 26 घंटे का समय हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो अगर मान लो कोर्ट दूर है, वहां से पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं, तो वह समय 24 घंटे में नहीं जोड़ा जाता, मतलब उसे 24 + 5 कर दिया जाए, मतलब पुलिस के पास 29 घंटे का समय होता है एक प्रकार का। ठीक है, चलो 79 देखिए जरा। जहां वारंट निष्पादित किया जा सकता है, भारत में किसी भी स्थान पर गिरफ्तारी वारंट निष्पादित किया जा सकता है। ठीक है, देखो समझिएगा, अगर किसी कोर्ट ने किसी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है तो उसे केवल उसी जिले या उसी राज्य में नहीं बल्कि पूरे भारत में कहीं भी एग्जीक्यूट या कि लागू किया जा सकता है। ठीक है, मतलब यानी आरोपी अगर दूसरे राज्य में चला जाए तब भी पुलिस उसी वारंट के आधार पर उसे गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की मान लीजिए दिल्ली कोर्ट ने किसी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और वह व्यक्ति मध्य प्रदेश या कि महाराष्ट्र या कि उत्तर प्रदेश में छिप गया है, तो पुलिस उसी वारंट के आधार पर भारत के किसी भी राज्य में जाकर उसे गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, तो गिरफ्तार कर सकती है। समझ आया? क्लियर? चल, जस्ट अ वेट।
हाँ, 17 साइंस समझ में आ गया ना? 80 समझिए। निष्पादन हेतु वारंट क्षेत्राधिकार से बाहर भेजा गया। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 क्या करा है? जब किसी वारंट को जारी करने वाले न्यायालय के स्थानीय क्षेत्र से बाहर निष्पादित किया जाना हो, तो ऐसा न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के भीतर किसी पुलिस अधिकारी को वारंट भेजने के बजाय उसे डाक द्वारा किसी अन्य माध्यम से किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है, जिसके स्थानीय क्षेत्र के भीतर इसे निष्पादित किया जाता है। और कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक या आयुक्त उस पर अपना नाम अंकित करेंगे और यदि संभव हो तो उसे पूर्ववत बुद्धि से निष्पादित करवाएंगे। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? उपधारा 1 के तहत वारंट जारी करने वाला न्यायालय वारंट के साथ गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सूचना का सार और ऐसे दस्तावेज यदि कोई हो जो धारा 83 के तहत कार्य करने वाले न्यायालय को यह तय करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त हो कि व्यक्ति को जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो इसे समझेंगे, बहुत प्यार समझाए। देखिए अब मैं थोड़े से देखेंगे। अगर किसी कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है लेकिन आरोपी दूसरे जिले या दूसरे राज्य में है, तो कोर्ट उस क्षेत्र के जो भी आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसपी या पुलिस कमिश्नर को वारंट भेज सकता है। फिर वह अधिकारी वारंट पर अपना नाम लिखेगा। क्या करेगा? वारंट पर अपना नाम लिखेगा और वहां की पुलिस उसे गिरफ्तारी करवाएगा। ठीक, कोर्ट केवल वारंट ही नहीं भेजता बल्कि आरोपी का मामले की जानकारी और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी भेजता है ताकि वहां की अदालत जमानत का निर्णय कर सके। ठीक है, समझ में आया क्या? नहीं आया हुआ और अच्छे समझिएगा। मान लीजिए भोपाल की कोर्ट ने किसी व्यक्ति के लिए वारंट जारी किया जो अभी मुंबई में है, तो ऐसे में भोपाल पुलिस सीधे मुंबई जाकर गिरफ्तारी करने के बजाय कौन सी प्रक्रिया अपनाती है? तो अधिकारियों का सहयोग लेती है। कैसे? भोपाल की कोर्ट वारंट को सीधे मुंबई के पुलिस कमिश्नर या जो भी वहां जिसका भी क्षेत्राधिकार या कि संबंधित मजिस्ट्रेट को भेज देती है। मुंबई का जो भी संबंधित अधिकारी उस वारंट पर अपना नाम लिखकर उसे क्या करता है? वैध करता है। क्या करता है? वैध बनाता है। ठीक है, जैसे पता चला कि हाँ ये आपका क्या है? वारंट है। फिर वही जो लोकल पुलिस क्या करती है, जो भी वहां की जो लोकल पुलिस हुई कहाँ की? मुंबई की, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी क्या करती? गिरफ्तारी को अंजाम देती है। भोपाल कोर्ट यहां सिर्फ क्या आपका वारंट बस नहीं भेजती, बल्कि वारंट केवल नहीं भेजती बल्कि उस केस से जुड़े जितने भी कागजात भी भेजता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब अपराधी को वहां के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए तो वह मजिस्ट्रेट यह फैसला ले सके कि उसे जमानत मिलनी चाहिए या नहीं। ठीक है, 81 देखेंगे। क्षेत्राधिकार से बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी निर्देशित वारंट।
सबसेक्शन 1, जब किसी पुलिस अधिकारी को निर्देश वारंट को जारी करने वाले न्यायालय के अधीन क्षेत्र स्थानीय क्षेत्राधिकार से पार निष्पादित किया जाना हो तो वह समानता इससे कार्यकारी मजिस्ट्रेट या उस पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से कम रैंक के पुलिस अधिकारी के पास अनुमोदन के लिए ले जाएगा जिसके स्थानीय क्षेत्र की सीमा के भीतर वारंट को निष्पादित किया जाना है। सबसेक्शन 2, ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम अंकित करेगा और ऐसा अंकित करना उस पुलिस अधिकारी के लिए पर्याप्त अधिकार होगा जिससे वारंट जारी किया गया और निष्पादित स्थानीय पुलिस यदि आवश्यक हो तो अधिकारी को वारंट को निष्पादित करने में सहायता करेगी। थर्ड, जब भी यह मान्य कारण हो कि जिस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के स्थानीय क्षेत्राधिकारी में वारंट निष्पादित किया जाना है उसके अनुमोदन प्राप्त करने में होने वाली देरी से ऐसा निष्पादन बाधित होगा तो जिस पुलिस अधिकारी को निर्देश किया गया है वह वारंट जारी करने वाले न्यायालय स्थानीय क्षेत्र से परे किसी भी स्थान में अनुमोदन के बिना ही उसे निष्पादित कर सकता है। क्या कर सकता है, समझिएगा। अगर पुलिस को किसी अगर पुलिस को किसी व्यक्ति को दूसरे जिले या राज्य में जाकर गिरफ्तार करना है तो वहां के जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसएचओ एसएचओ से अनुमति लेनी होती है। ये बात पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी कर सकता है और वहां की जो लोकल पुलिस होगी वह उनकी हेल्प करेगी। ठीक है, अगर पुलिस को लगता है कि आरोपी भाग सकता है तो पुलिस सीधे नहीं, ऐसे नहीं समझेंगे आप। देखो, इस धारा में दो आपकी बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ठीक है, समझिएगा। जब कोई पुलिस जब कोई पुलिस वाला दूसरे शहर में गिरफ्तारी के लिए जाता है तो उसे वहां के जो भी लोकल थाने के एसएचओ या मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए। वे उस वारंट को क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये सही तो है कि नहीं है, जज के साइन है, ये सही पुलिस वाला है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, सत्यापित करते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोर्स। जिससे उस पुलिस वाले को वहां गिरफ्तारी करने का कानूनी अधिकार मिल जाता है और वहां की जो लोकल पुलिस है कि स्थानीय पुलिस उसे सुरक्षा और हेल्प करती है। अगर पुलिस को पक्का यकीन हो कि मुहर लगवाने में समय बर्बादी करने में से अपराधी भाग जाएगा, मतलब जो वारंट लाया गया है अगर उसमें हम लोग सील साइन करवाएंगे, ठीक है, या सत्यापित करवाएंगे, वेरीफाई करवाएंगे, एंडोर्स करवाएंगे और पुलिस को यकीन हो गया कि अगर हम इतना टाइम करवाते लगाएंगे और आरोपी भाग सकता है तो उसे मुहर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्या, उसे मुहर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वह तुरंत कार्रवाई कर सकता है। कानून अपराधी को भागने का मौका देने के बजाय गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को ज्यादा क्या जोर देता है कि महत्व देता है। इस चीज क्या रखिएगा। ठीक है, इस चीज समझ में आया क्या, अब तो आ गया होगा, आ गया।
82 देखिए, तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया, तो सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, तो जब गिरफ्तारी वारंट उस जिले के बाहर निष्पादित किया जाता है जिसमें इससे जारी किया गया था, तो गिरफ्तार व्यक्ति को जब तक कि वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के भीतर में ना हो, उस कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक पुलिस आयुक्त से निकट ना हो, जिसके आधार पर क्षेत्र की लोकल बॉडी स्थानीय सीमा के भीतर गिरफ्तारी की गई थी, या कि जब तक धारा 73 के तहत सुरक्षा न ली गई, ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष पेश किया जाएगा। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में सूचना तुरंत जिले के नामित पुलिस अधिकारी को और दूसरे जिले के ऐसे अधिकारी को देगा जहां गिरफ्तार व्यक्ति समान रूप से निवास करता है। क्या करता है? समान रूप से क्या करता है? निवास करता है। ठीक है, तो समझिएगा, इससे बहुत प्यार समझिएगा। पहले सोचना से मैं आपको थोड़ा एक आसान सी भाषा में समझा दूं। अगर आसान सी भाषा में समझ में आ जाएगी तो ये आगे की टफ लैंग्वेज आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, देखो, अगर किसी व्यक्ति को दूसरे जिले में वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, कहा? दूसरे जिले में, ठीक, तो उसे सीधे उसी कोर्ट में नहीं ले जा सकते, मतलब उसे सीधे उसी कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता जिसने वारंट जारी किया है। समझे? मतलब मान लो भोपाल कोर्ट ने वारंट जारी किया था, लेकिन वो कहाँ है? बिदसा में है। कहाँ है आपका? बिदसा जिले में है। ठीक है, अब बिदसा जिले में है तो बिदसा जिले में आरोपी है, वहां पर गिरफ्तार करेगा। गिरफ्तार करने के बाद सीधे उसे लेकर भोपाल नहीं पहुंचेंगे, बल्कि वहां के जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने पेश किया जाएगा। मतलब वहां के जो भी मजिस्ट्रेट होंगे, एसपी होगा, कमिश्नर के सामने पेश किया जाता है। लेकिन अगर वारंट जारी करने वाला कोई कोर्ट 30 किलोमीटर के दायरे में है कि अंदर में है, तो आरोपी को सीधे उसी कोर्ट में लाया जाएगा। ठीक है, तो गिरफ्तारी के बाद पुलिस को तुरंत बताना होगा गिरफ्तारी की जानकारी, आरोपी को कहाँ रखा गया है, और यह जानकारी उस जिले के पुलिस अधिकारी को और उस जिले के अधिकारी को जहां आरोपी रहता है, दोनों को ही दिया जाएगा। ठीक है, चलो एक अच्छी समझिएगा, एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए भोपाल कोर्ट ने वारंट जारी किया, आरोपी इंदौर में गिरफ्तार हुआ, तो पहले उसे इंदौर के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एसपी के सामने पेश किया जाएगा, फिर आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन अगर गिरफ्तारी भोपाल कोर्ट से 30 किलोमीटर के अंदर की हुई है, कहाँ? 30 किलोमीटर के अंदर कहीं भी हुई है, तो उसे सीधे भोपाल कोर्ट में पेश किया जाएगा। ठीक है, चल 83 समझेंगे बच्चे। तो मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति के समक्ष अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जिसे गिरफ्तार किया गया है। अब सेक्शन 1 क्या करे? यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उस न्यायालय द्वारा वारंट का इच्छित व्यक्ति प्रतीत होता है, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उसे हिरासत में उस न्यायालय में ले जाने का निर्देश देगा, बशर्ते यदि पुलिस अपराधी जमानती है और ऐसा व्यक्ति मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त की संतुष्टि के जमानत बांड देने के लिए तैयार और इच्छुक है, या वारंट पर 73 के तहत कोई निर्देश अंकित किया गया है और ऐसा व्यक्ति उस निर्देश द्वारा आवश्यक सुरक्षा देने के लिए तैयार इच्छुक है, तो मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक, आयुक्त जैसा ही मामला हो, ऐसे जमानत बांड या सुरक्षा लेंगे और बांड को न्यायालय में भेजेंगे जिसने वारंट जारी किया था। इसके अलावा यदि अपराध गैर जमानती है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो कि धारा 480 के प्रावधान के अधीन है, सत्र न्यायाधीश जिले में गिरफ्तार की गई धारा 80 के उपधारा
दो में उल्लेखित सूचना दस्तावेजों पर विचार करने पर व्यक्ति को जमानत पर रिहा करना वैध होगा। सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? इस खंड में कुछ भी नहीं माना जाएगा जिससे किसी पुलिस अधिकारी को धारा 73 के तहत सुरक्षा लेने से रोका जा सकता है। क्या? चलो समझिएगा। देखो, जस्ट मैं समझाता हूँ। चलिए यार। चलें, देखिए। तो कहाँ था? हाँ, तो समझाना था आपको ना। जब किसी व्यक्ति को दूसरे जिले में गिरफ्तार करके वहां के मजिस्ट्रेट, एसपी, कमिश्नर के सामने लाया जाता है, तो तीन कह सकते हैं परिस्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी परिस्थितियां बनती हैं? तो समझिए। आरोपी वही व्यक्ति है, मतलब उसे हिरासत में उसी कोर्ट में भेजा जाएगा जिसने वारंट जारी किया था। अगर आरोपी जमानत देने को तैयार है तो जमानत लेकर उसे वहीं रिहा किया जा सकता है। और जमानत का जो भी बंधक पत्र है, वो आपका वारंट है, वारंट जारी करने वाले अदालत को भेज दिया जाएगा। अगर अपराध गैर जमानती है तो उसे जिले के जो भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कि सेशन जज को दस्तावेज दिखाकर जमानत दे सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? समझ में आया? देखो,
वहां के जो भी लोकल कर्मचारी होंगे कि अधिकारी होंगे, सबसे पहला यह देखेंगे जिसे पकड़ा गया है क्या वही वास्तव में अपराधी है जिसके नाम पर वारंट है, कहीं गलती से किसी और को गिरफ्तार नहीं कर लिया गया। ये पहले पुष्टि की जाती है। उसके बाद अगर अपराध हल्का है तो उस व्यक्ति को कोर्ट जाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वह स्थानीय अधिकारी के पास ही जमानत भर सकता है और यहां हो सकता है। अब मान लो अगर अपराध अजमानती हो जिसमें, ठीक है, नॉन अवेलेबल, ठीक है, समझाता हूं थोड़ा, एक सेकंड के लिए। हाँ, देख, यहां भी याद रखिए कानून को बहुत लचीला दिखाया गया। कैसे? भले ही अपराध गंभीर हो, लेकिन अगर मामला बहुत साफ है या आरोपी की हालत ऐसी है कि जमानत दी जा सकती है, तो जो भी वहां के स्थानीय जो आपके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर सेशन जज के पास उसे जमानत देने का अधिकार है। ठीक है, चलो समझिए, आगे चलिए। तो हमारा पार्ट सी स्टार्ट होगा। पार्ट सी में घोषणा और संकलन। ठीक है, तो 84, तो फरार व्यक्ति के लिए घोषणा, सबसेक्शन 1। तो यदि किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण हो कि चाहे साक्ष्य लेने के बाद हो या नहीं, जिस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया वह फरार हो गया है या छिपा हुआ है जिससे वारंट का निष्पादन नहीं हो सकता, तो न्यायालय एक लिखित घोषणा प्रकाशित कर सकता है जिसमें उसे ऐसी घोषणा के प्रकाशन तिथि से कम 30 दिनों के भीतर किसी निजी स्थान और निजी समय या उपस्थित होने का निर्देश दिया जाए। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है आपका? तो यह घोषणा निम्नलिखित प्रकाशित की जा जाएगी, जैसे इसे उस कस्बे या गांव के किसी प्रमुख स्थान पर सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाएगा जिसमें व्यक्ति का निवास करता था। ठीक है, इसे उस घर या गृहस्थी किसी प्रमुख भाग में लगाया जाएगा जिसमें समानता व्यक्ति निवास करता है, या कस्बे या गांव के किसी प्रमुख स्थान पर लगाया जाएगा। अगला, उसकी एक प्रति न्यायालय भवन के किसी प्रमुख भाग पर लगाई जाएगी और न्यायालय यदि उचित समझे तो उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान पर प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित करने का निर्देश भी दे सकती जहां ऐसा समानता निवास करता हो आपका। ठीक है, समझिए, याद रखिएगा। जब पुलिस आरोपी को जब पुलिस आरोपी को ढूंढ नहीं पाती तो कोर्ट उसे क्या करती है? भगौड़ा घोषित कर देती है। ठीक है, कि भगौड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। उद्देश्य क्या रहता है? तो यह आरोपी को एक लास्ट वार्निंग दी जाती है कि सरेंडर करो, वरना तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई या कि तुम्हारी जो भी संपत्ति है कुर्क कर ली जाएगी, या कि कुर्क कर ली जाएगी, एक करना शुरू कर दी जाएगी, या कि शुरू हो जाएगी। तो कोर्ट उसे कम से कम 30 दिन का मौका देती है तो वह खुद आकर हाजिर हो जाए। कानून चाहता है कि यह सूचना आरोपी तक पहुंच जाए, चाहे समाज के माध्यम से चाहे किसी माध्यम में, हर हाल में पहुंचे। इसलिए उसे गांव, शहर, जो भी गांव उसका शहर में पढ़कर सुनाया जाता है, घर और कोर्ट में चिपकाया जाता है, अखबारों में छापा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? अखबारों में छापा जाता है। बात समझ में आई? छाप आगे होगी।
अगर समझिएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा लिखित रूप से यह कथन उद्घोषणा उपधारा 2 के खंड में निर्दिष्ट तरीके से निर्दिष्ट दिन में विधिवत प्रकाशित की गई थी। इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि इस धारा की आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया, उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित की गई थी। फोर क्या कह रहा है, जहां उपधारा 1 के तहत प्रकाशित उद्घोषणा किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में हो जिस भारतीय न्याय संहिता 2023 किया उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत 10 वर्ष से और उससे अधिक कारावास, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध का आरोप हो और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा द्वारा निर्धारित स्थान या समय पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो न्यायालय ऐसी जांच करने के बाद जैसा हो उचित समझे उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकता और क्या उसकी घोषणा भी कर सकता है। 5 क्या कह रहा है, उपधारा 2-3 के प्रधान न्यायालय द्वारा 4 के तहत की गई घोषणा उसी प्रकार लागू हो जैसा भी उपधारा 1 के तहत प्रकाशित उद्घोषणा लागू होंगे। ठीक है, समझिएगा। समझिएगा बच्चों, जस्ट बीच। चलिए, देखो, अगर कोर्ट लिखकर कह दे कि उद्घोषणा सही तरीके से प्रकाश हुई थी और इसे पक्का सबूत माना जाएगा, यानी बाद में आरोपी आसानी से नहीं कह सकता कि मुझे इस घोषणा की जानकारी नहीं थी। ठीक है, अब हर फरार व्यक्ति तुरंत प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं बनता। ठीक है, मतलब उसके खिलाफ ऐसा गंभीर अपराध हो जिसकी सजा 10 साल से अधिक, आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो। ठीक, नहीं समझे, समझाता हूं और अच्छे से। देखो, कानून में क्या चलता है, ये कोर्ट न्यायालय में क्या चलता है, प्रमाण चलता है। जब कोर्ट एक बार अपनी फाइल में लिख देता है कि हाँ हमने घोषणा कर दी है और सारे नियम पूरे किए हैं, तो आरोपी बाद में कोर्ट में यह नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता था, कि मुझे पता नहीं चला कि यह घोषणा कब हुई। ठीक, यह एक बहुत गंभीर स्थिति है। अगर अपराध छोटा है तो कोर्ट उसे केवल फरार मान सकता है, लेकिन अगर अपराध गंभीर है जैसे हत्या, डकैती, बलात्कार और आरोपी को आरोपी नहीं आता, तो कोर्ट उसे अपराधी या कि भगौड़ा घोषित कर सकती है, ये घोषित कर देता है। इसके बाद आरोपी कानूनी स्थिति बहुत खराब हो जाती है और वह आसानी से जमानत पाने का अधिकारी नहीं रह जाता। ठीक है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। हाँ जी अर्चना जी, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे अब बताएं। आप क्या बोल रही हैं? हाँ जी अर्चना जी, बताएं आप। यहाँ से हमारे ये तो आज का क्लास होती है फिनिश हमारी। ठीक है, अब मुझे बताएं क्या समस्या है। सर, जो पहले था सेक्शन के साथ वो अब क्यों नहीं दिख रहा है? अ, अच्छा, तो आपको चाहिए वो? मैं सोचा उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने उसे रिमूव कर दिया था। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर से उसे डाल दूंगा, ऐड ऑन कर दूंगा।
चलिए, यहां तक किसी कोई दिक्कत समस्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की आपको एक एक सेक्शन अच्छे से समझाने की कोशिश की मैंने, हर एक सब सेक्शन समझाने की कोशिश की है। अब मेरे हिसाब से तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, आई होप सो। ठीक है, चल, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उससे पहले जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया इसमें क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, जो कि आप लोग आराम से कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये रहा चौहान अकेडमी एप्लीकेशन, और यहाँ पर रहा एडीओपीओ का बैच। चाहे सिविल जज की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट यही रहने वाला। और बढ़िया तरीके से आप लोग डेमो देखिए, फिर इसके बाद ही ज्वाइन करिए। ठीक है, अगली मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।